हाय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम विविध 5 समांतर श्रेणी क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। इसमें हम लगभग पहले 10 या 11 तक प्रश्न कर चुके हैं। आज हम इससे आगे आने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो बेटा देखिए, अगला प्रश्न नंबर 12 जो हमें दिया गया है वो लिखा है समांतर श्रेणी 20, 19 सही 1/4, 18 सही 1/2, 17 सही 3/4 का ... का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। बेटा, एक समांतर श्रेणी 20, 19 सही 1/4, 18 सही 1/2, 17 सही 3/4 ... एक समांतर श्रेणी दी गई है। हमसे ये कहा जा रहा है कि जैसे हम संख्याएं घटते क्रम में है तो ऐसे कितने भी नंबर की संख्या सबसे पहले ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। हमें ये बताना है कि सबसे पहले ऋणात्मक संख्या कौन सी होगी। तो ऋणात्मक संख्या ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे कि मान लीजिए जैसे अपन ... चलते जाएं और इससे पहले अपनी 0 पर हम पहुँच जाएं। यदि मान लीजिए इसका अंतिम पद फिलहाल हम 0 मान लें कि इसका अंतिम पद 0 है, तो अब 0 के बाद में आने वाली संख्या जो होगी वो ऋणात्मक आएंगी। इसलिए अपन ने ये मान लिया फिलहाल कि अंतिम पद 0 है। अब 0 कितनवा पद आता है, उससे जो अगला पद प्राप्त होगा वही हमारा ऋणात्मक पद होगा। इसलिए मैं यहाँ पर इसका अंतिम पद 0 के रूप में मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक एपी सूची दी गई है हमें 20, 19 सही 1/4, 18 सही 1/2, 17 सही 3/4 और ... और लास्ट का हमने पद फिलहाल 0 ले सकते हैं। तो यहाँ से अपन a का मान ज्ञात कर लेंगे। तो a बराबर तो 20 आ जाएगा। एक हम सारवंतर d बराबर निकाल सकते हैं कि द्वितीय पद में से यदि प्रथम पद घटा दिया जाए, मतलब 19 सही 1/4 माइनस 20। यदि हम 19 सही 1/4 माइनस 20 करते हैं तो हम इसको 19 से 1/4 में से 20 घटाएं तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक भिन्नों की बाकी बन गई। मैं एक तरफ बता रहा हूँ आपको, जैसे 19 गुणा पहले 4 करेंगे, एक जोड़ेंगे, 4 नाम 36, 4 एकम 4 और 3, तो 19 चौका 76 प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 77/4। तो 19 सही 1/4 को हम 77/4 लिख देंगे, माइनस 20/1 कर देंगे। तो इस तरीके से हमको यहाँ से ये रूप प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकालें तो इनका भिन्नों में हम घटाएं तो यहाँ पर लघुत्तम 4 आ जाएगा। तो ये 77 माइनस 80 हो जाएगा और इसको हम घटाएं तो माइनस का 3/4 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ से सारवंतर निकाला जाए तो सारवंतर हमारा माइनस का 3/4 प्राप्त होगा। तो बेटा देखिए, अपन ने जैसे 77/4 19 गुणा 4 करके जोड़ दिया तो 77/4 हो गया, माइनस 20 है, इसके यदि बटे 1 लगा दिया जाए तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 77/4 माइनस 20/1। इनका लघुत्तम 4 आ गया तो ये हमारा 77 माइनस 20 चौक 80 बराबर माइनस का 3/4। यहाँ से हमें सारवंतर प्राप्त हो जाता है। अच्छा बेटा, डी का मान आ गया। अब मैं यहाँ पर इसका अंतिम पद यहाँ पर इस प्रकार ले देता हूँ, माना कि अंतिम पद हमने धनात्मक में 0 मान लिया कि इसका अंतिम नंबर पर संख्या हमारी 0 है। अब 0 कितनवा पद है वो हमारा धनात्मक वहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब 0 से अगले आने वाले पद होंगे वो सभी ऋणात्मक होंगे। तो इसका जो अंतिम पद होगा उससे अगला वाला पद ही ऋणात्मक पद होगा। तो ये ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर, अब हम n का मान ज्ञात करेंगे तो अपन सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस छोटे कोष्ठक में n-1 इंटू डी। इस वाले सूत्र में अपन मान रख देते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ से an का मान अपन ने 0 माना है तो इसके स्थान पे 0 लिख देंगे। a के स्थान पर हमारे पास 20 प्लस n-1 इंटू डी के स्थान पर माइनस 3/4। यहाँ से हम इसे सरल करते हैं। सरल करेंगे तो हमारा यहाँ पर 0 बराबर 20, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 3n/4, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और 3/4। हम एक काम करते हैं, चारों तरफ
अचर एक तरफ, तो 3n/4 माइनस को इधर ले आते हैं जिसको कहेंगे पक्षांतर करने पर, तो ये प्लस का 3n/4 इधर आ गया, बराबर में 20 + 3/4। जीरो का पक्षांतर करेंगे, जीरो का कोई अर्थ नहीं है, इसके बटे 1 लगाइए, तो ये हमारा हो जाएगा 3n/4 बराबर, देखिए इनका लघुत्तम यदि लिया जाए तो 4 इनका लघुत्तम आ जाएगा, तो यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं 80 + 3, 80 में 3 जोड़ दें तो ये हमारा 83/4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम निकालें तो यहाँ से हमारा 3n/4 बराबर 83/4। हम n का मान निकालेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 3n/83। इस 4 से 4 काट दिया तो यहाँ से n बराबर हो गया 83/3 के पहाड़े से इसे हम लिख सकते हैं n बराबर 3 दूनी 6, बच गए 2, हो गए 23, 3 7 21, बच गए 2/3, तो n बराबर आ गया 27 सही 2/3। तो यहाँ अपन ने यदि अंतिम पद शून्य माना जाता है, शून्य पर अपनी धनात्मक संख्या समाप्त हो रही है, तो वो 27 सही 2/3 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये इसका मतलब है 27 के बाद जो अगला पद आएगा वो ही हमारा सबसे पहले ऋणात्मक पद होगा। तो लास्ट में अपन लिख सकते हैं, अतः AP का प्रथम ऋणात्मक पद। अब देखिए ये हमारा 27 से बड़ा है और 28 से छोटा है, तो 27 सही 2/3, तो ये 27 और 28 के बीच की संख्या हुई जो हमारे एक शून्य है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, तो इससे जो अगला पद होगा 27 सही 2/3 से अगला पद आता है 18वां, तो प्रथम ऋणात्मक पद 28वां होगा। तो ये इसका उत्तर होगा। तो वो 28वां पद सबसे पहले ऋणात्मक पद हमें प्राप्त हो सकेगा यदि एक AP, पुनः देखें बेटा, यदि हमें एक AP 20, 19 सही 1/4, 18 सही 1/2, 17 सही 3/4 दी गई है और हमसे ये कहा जा रहा है इस प्रकार से संख्याएं कम होती जाए तो लास्ट में हमारी सबसे पहले ऋणात्मक संख्या कौन सी होगी, हमें कितने नंबर पर सबसे पहले ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो अपन को ये पता है कि यहाँ सबसे पहले ऋणात्मक ज्ञात करने के लिए एक AP से हमने A का और D का मान तो ज्ञात कर लिया। अब बात आती है कि n का मान ज्ञात करने के लिए हमें इसका अंतिम पद चाहिए। तो अंतिम पद ज्ञात करने के लिए अपन ने ये मान लिया कि सबसे पहले ऋणात्मक से पहले संख्या 0 आएगी, तो अपन ने इसका अंतिम पद 0 मान लिया जाए। हमने ये माना कि इसका फिलहाल अंतिम पद 0 है, 0 के बाद जो संख्या आएगी वो अब ऋणात्मक होगी। तो हम ये देखेंगे 0 कितनवां नंबर का पद है, उसके बाद अगला ही पद हमारा ऋणात्मक होगा। तो यहाँ हमने an बराबर 0 मान लिया। तब ऐसी स्थिति में हमने इसको सरल किया मान रख करके, तो हमें n का मान 27 सही 2/3वां पद प्राप्त हुआ। तो यहाँ 27 सही 2/3वां पद शून्य है। अब 27 और 28 के बीच की संख्या हुई, तो इसका मतलब 27 से अगला पद जो होगा वो हमारे पूर्ण संख्या में 28वां होगा। और हम देखते हैं तो सबसे पहले ऋणात्मक पद 28वां पद ही प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से अपन इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अच्छा बेटा, अब अगला प्रश्न नंबर 13 हमें दिया है कि 4 संख्याएं समानता श्रेणी में है, यदि उनका योग 20 तथा वर्गों का योग 120 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें देखो किताब में 4 संख्याएं दी गई है, उन चारों संख्याओं का योग 20 के बराबर दे रखा है और वर्गों का यदि उन चारों के वर्गों का योग कर देते हैं तो 120 हो जाता है। तो ऐसी वो संख्याएं 4 कौन कौन सी है वो हमें ज्ञात करनी। तो बेटा अपने ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन वो 4 संख्याएं मान लेते हैं कि एक समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो एक समांतर श्रेणी में एक व्यापक रूप में हम कहें तो एक व्यापक रूप में पहली संख्या a होती है, अगली संख्या a+d होती है, उससे अगली a+2d होती है, उससे अगली a+3d होती है। एक तो अपन इस तरीके से पहली संख्या a+d, a+2d, a+3d इस क्रम में मान सकते हैं, या अपन इस तरीके से भी मान सकते हैं कि जैसे अपन को यदि 4 संख्याएं दी गई हैं तो पहली संख्या हमने a-d 3d मान ली, एक अपन ने a-d मान ली, एक संख्या हमने a+d मान ली और एक संख्या a+3d मान ली। ऐसे भी ये 4 संख्याएं मानी जा सकती। अब इन दोनों तरीके में से आप चाहें जो तरीका अच्छा लगे उसी प्रकार से आप मान करके चल सकते हैं। दोनों में हमें करने का तरीका सब नियम वही रहेगा। तो यहाँ पर भी आप चाहो तो इस तरीके से, क्योंकि किताब में हमें शर्त इस प्रकार दी हुई है कि यदि 4 संख्याएं दी जाए तो हम पहली संख्या a-3d, दूसरी संख्या a-d,
तीसरी संख्या a प्लस डी और चौथी संख्या a प्लस 3d लेकर के चलते हैं। हमें किताब में ये संकेत दिया हुआ है, तो इस तरीके से संकेत के अनुसार चल सकते हैं। यदि मान लो आपको ये नियम याद ना रहे तो पहली संख्या a मान लो, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, इस क्रम में भी मान करके चल सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने सबसे पहले माना कि AP की 4 संख्याएं क्रमशः a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d है। अब हमें a और d का मान ज्ञात करना है और हमको वो 4 संख्याएं प्राप्त करनी है। तो इस तरीके से हम 4 संख्याएं मान करके यहाँ हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब हमें ये बात ज्ञात करने के लिए प्रश्नानुसार चलेंगे, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार हम चलें तो प्रश्न में हमें पहली शर्त दी गई है कि चारों संख्याओं का योग 20 है। तो इन चारों संख्याओं को यदि जोड़ दिया जाए तो इनका योग हमारा 20 के बराबर प्राप्त होता है। तो प्रश्नानुसार अपन समीकरण इस प्रकार बना लेंगे, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d और चारों का योग बराबर हुआ। अब यहाँ से हमें क्या फ़ायदा होगा कि जैसे 3d से 3d कट गया, इस d से ये d कट गया, तो हमारे पास 1 2 3 4 a बचे और 4a बराबर हो गया 20। तो हमको यहाँ से a बराबर आ जाएगा 20/4, 4 के पाड़े से 20 कट के बराबर 5। तो a का मान हमें प्राप्त हो चुका है। यदि आप इस प्रकार के क्रम में मान के चलेंगे तो आप लोगों को यहाँ से सीधा a का मान इस तरीके से ज्ञात हो जाएगा। जैसे a का मान प्राप्त हो जाता है, अब हमें d का मान और चाहिए। अब d का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, दूसरी शर्त दी गई है वर्गों का योग बराबर 120। इन तीनों संख्याओं का वर्गों का योग, चारों संख्याओं के वर्गों का योग 120 है। तो हम यहाँ पुनः लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। हम क्या करेंगे, पुनः प्रश्नानुसार इन चारों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ देंगे। तो ये हमारा जैसे a माइनस 3d का वर्ग प्लस a प्लस डी, सॉरी a माइनस डी का वर्ग प्लस a प्लस डी का वर्ग प्लस a प्लस 3d का वर्ग, इन सब के वर्गों का योग करें तो सभी संख्याओं के वर्गों का योग हमें दे रखा है 120। ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारे वर्गों का योग। अब हम इन्हें सरल करेंगे। सरल करने के लिए देखिए ये हमारा एक बीजगणित का सूत्र बन गया। अब कौन सा सूत्र बन गया, तो अपन ने जनरली सूत्र पढ़ा है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक हमने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा एक बीजगणित का सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार हम इन्हें सरल करेंगे। ठीक है बेटा। तो इन्हें सरल करने के लिए अब हम इस सूत्र के अनुसार इन्हें सरल करते हैं। तो देखिए a माइनस 3d, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6ad प्लस 9d स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरीके से इसको लिख सकेंगे प्लस a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस d स्क्वायर। ये तो माइनस वाले लग गया, अब प्लस वाला आता है। अब प्लस वाले के अनुसार इन्हें क्या लिखा जा सकता है, प्लस a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर प्लस, अब इसे सरल करेंगे तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस के 3 दूनी 6ad प्लस 9d स्क्वायर और बराबर 120। तो ये हमें इस तरीके से प्राप्त हो गया। अब हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं काटी जा सकती है। तो जनरली हम यहाँ पर देखें तो जैसे 6ad, इधर 6ad प्लस का है तो ये प्लस का 6ad से ये माइनस का 6ad कट जाएगा। इसके पश्चात और देखें तो प्लस का 2ad यहाँ प्लस के 2ad से कट जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं और क्या कर सकता है, तो यहाँ हम देखें तो इसके अलावा हमें और कोई संख्या नहीं करती हुई दिखाई दे रही है। यदि और संख्याएं नहीं करती है तो और संख्याओं को हम इस प्रकार जोड़ लेंगे। तो अगला स्टेप में लिख सकेंगे, देखो 1 2 3
4 ए स्क्वायर प्लस 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो 9 और 1 10 और 9 और 1 10, 10 और 10 20, तो ये हमारा हो गया 20 डी स्क्वायर बराबर 120। समीकरण यहाँ हमने ए का मान ज्ञात कर चुके हैं, इसे चाहे तो आप समीकरण नंबर 1 मान सकते थे। समीकरण 1 से ए का मान रख देते हैं हम, तो ये हमारा हो जाएगा 4 गुणा 5 का वर्ग प्लस 20 डी स्क्वायर बराबर 120। इस तरीके से हमें यहाँ से डी स्क्वायर का मान निकालने के लिए मैं इसका पक्षांतर भी कर रहा हूँ, तो 20 डी स्क्वायर बराबर 120 माइनस 5 25 चौका 100। यहाँ से हम देखें तो डी स्क्वायर बराबर 120 में के 100 गई तो 20 बचेंगे बटे 20 से 20 कट जाएगा बराबर 1। तो यहाँ से हमारा डी का मान प्लस माइनस 1 प्राप्त हो गया। जैसे हम वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल करने पर 1 का वर्गमूल 1 प्राप्त हो जाएगा, तो वो प्लस और माइनस में हमें प्राप्त हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ डी का मान प्लस और माइनस में 1 प्राप्त हो चुका है। अब हमारे पास डी के 2 मान है, ए का 1 ही मान है। तो ऐसी स्थिति में अब हमारी समांतर श्रेणी क्या बनती है, देखिए यहाँ से मैं इसके 2 भाग कर देता हूँ। प्रथम स्थिति, यहाँ मैं ए बराबर 5 और डी बराबर प्लस 1 ले रहा हूँ। यदि हम इसको लेके चलते हैं तो हमारी एपी की 4 संख्याएं 5 माइनस 3 गुणा 1, 5 माइनस 3, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 गुणा 1। तो बेटा यहाँ से हमारी एपी का जो संख्या प्राप्त होती है 3 एकम 3, 5 में से 3 गए तो 2। देखिए जगह कम है तो मैं स्थिति नंबर 1, पहली स्थिति में मैंने ए बराबर 5 और डी बराबर प्लस का 1 लिया, तब हमारी एपी जो हमें दे रखी है ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, इस तरीके से दी हुई है। इसमें हमें ए और डी का मान रख देते हैं, तो हमारा एपी 1 बन जाता है 5 माइनस 3 गुणा 1, 5 माइनस 1, 5 प्लस 1, 5 प्लस 3 गुणा 1। तो यहाँ से हमारी एपी सूची जो प्राप्त हुई 2, 4, 6 और 8 और डॉट डॉट डॉट। तो एक स्थिति में जब ए बराबर 5 और डी बराबर प्लस का 1 लिया गया, तब ऐसी स्थिति में हमारी एपी सूची का पहला पद 2, दूसरा 4, तीसरा 6 और चौथा 8, इस प्रकार से हमें 4 संख्याएं प्राप्त होती है। स्थिति नंबर 2, यदि a बराबर 5 लेकिन d बराबर -1 लिया जाए, तब ऐसी स्थिति में AP का जो अनुक्रम होगा, जैसे हमें मैं रख रहा हूँ a माइनस 3D, तो ये हमारा हो जाएगा 5 माइनस 3 गुणा -1, 5 माइनस -1, 5 प्लस -1, 5 प्लस 3 गुणा -1। तो यहाँ से हमारी एपी सूची का जो अनुक्रम बनता है वो जैसे माइनस को इससे गुणा करेंगे तो 5 प्लस 3, ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा 5 माइनस 1 और ये हमारा हो जाएगा 5 माइनस 3। तो ऐसी स्थिति में हमारी एपी का दूसरा अनुक्रम आता है 8, 6, 4, 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारी 2 सूची इस तरीके से बनी। 4 संख्याएं 2, 4, 6, 8 हो सकती है या 8, 6, 4, 2 इस प्रकार से हो सकती है। तो एक समांतर श्रेणी की यदि हमें 4 संख्याएं दी जाए, उन 4 संख्याओं का योग 20 दिया हो, वर्गों का योग 120 दिया गया हो और हमसे वो 4 संख्याएं क्या है वो ज्ञात करनी हो, तो सबसे पहले हम एपी की 4 संख्याएं इस प्रकार मान लेंगे। पहली संख्या a माइनस 3D, दूसरी संख्या a माइनस डी, तीसरी संख्या a प्लस डी, चौथी संख्या a प्लस 3D मान ली गई है। पहली शर्त है प्रश्नानुसार कि चारों संख्याओं का योग 20 के बराबर है, तो मैंने इन चारों संख्याओं को जोड़ दिया और 20 के बराबर करके समीकरण ए का मान समीकरण 1 प्राप्त कर लिया और ए का मान मिल गया। दूसरी शर्त दी गई है कि चारों संख्याओं के वर्गों का योग 120 है, तो हमने चारों संख्याओं का वर्ग किया, वर्ग करके उनका योग किया जो 120 के बराबर, तो यहाँ से हमें डी का मान प्राप्त हुआ।
जब डे और डी का मान ज्ञात हो गया तो हमने इसमें पहली स्थिति में a बराबर a 5 और d बराबर प्लस का 1 लिया गया, तब तो हमें संख्या 2, 4, 6 और 8 प्राप्त होती है। और यदि हम a बराबर 5 और d बराबर माइनस का 1 लेके चलते हैं तो हमारी संख्या पहली 8, 6, 4 और 2 इस क्रम में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब बेटा अगला प्रश्न हमें जो दे रखा है किताब में इस प्रकार है, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² + 5n/2 हो तो उसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें किताब में ये सवाल दिया गया है कि AP के n पदों का योगफल Sn बराबर 3n² + 5n/2 है, तो इसका 25वां पद क्या होगा, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बेटा एक बात ध्यान दीजिए, यदि हमें इस प्रकार से किसी चर के रूप में योगफल दिया जाए तो ऐसा प्रश्न हम इससे पहले वाले वीडियो में भी कर चुके हैं कि जब कभी भी अगर इस प्रकार से योगफल Sn के रूप में दिया हो तो अपन को यहाँ पर n बराबर 1 रखने पर, यदि n बराबर 1 रख दिया जाए तो एक पदोत्तर योगफल प्राप्त हो जाएगा। n बराबर 2 रख दिया जाए तो हमें 2 पदोत्तर योगफल प्राप्त हो जाएगा। यदि n बराबर 3 रख दिया जाए तो 3 पदोत्तर योगफल प्राप्त हो जाएगा। इससे हम एक AP की सूची तैयार कर सकते हैं। यदि अपन को पहले योगफल तक जो है वही उसकी पहली संख्या होगी, यदि हमें 2 पदोत्तर योगफल में से अगर द्वितीय पद निकालें तो A2 बराबर हम लिख सकते हैं S2 - S1, A3 बराबर लिख सकते हैं हम S3 - S2। इसी तरीके से यदि हम 25वां पद ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, 25 पदोत्तर के योगफल में से 24 पदोत्तर के योगफल को घटा दीजिए तो हमें डायरेक्ट इसका 25वां पद ज्ञात हो जाएगा। तो मैं उसी नियम के अनुसार यहाँ पर यदि प्रश्न में हमें Sn बराबर दिया है 3n² / 2 + 5n/2, यदि हमें यहाँ से AP का 25वां पद ज्ञात करना है तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं AP का 25वां पद A25 बराबर S25 - S24, मतलब 25 पदोत्तर के योगफल में से 24 पदोत्तर का योगफल घटा दीजिए तो हमें इसका 25वां पद ज्ञात हो जाएगा। तो ये प्राप्त करने के लिए अब हम यहाँ से इसमें n बराबर इस प्रकार लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 3 × 25 का वर्ग बटे 2 प्लस 5 × 25/2 कोष्ठक बंद माइनस, ऐसे अब यहाँ पर n बराबर 24 रख देंगे तो 3 कोष्ठक में 24 का वर्ग बटे 2 प्लस 5 × 24/2। तो यहाँ हमें ये 25 पदोत्तर योगफल में से 24 पदोत्तर योगफल घटा रहे हैं। अब इसे हम सरल कर लेते हैं तो A25 बराबर, देखिए 25 × 25 करेंगे तो ये हमारा 25 625 हो जाएगा, क्योंकि 25 का वर्ग 625 होता है। 625 × 3 करेंगे, मैं तब कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे 625 × 3 करते हैं, 3 × 5 = 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 6 18, तो ये हमारा 1875 आया। तो यहाँ मैंने 1875/2 लिखा प्लस या 25 × 5 करेंगे, 25 × 5 = 125, 125/2 आ जाएगा माइनस, ऐसे इधर करेंगे तो 24 × 24 करते हैं तो यहाँ जैसे 25 × 25 करने पे 625 आया है। 24 × 24 करते हैं, 24 का वर्ग होता है 576, तो हम यहाँ पर इसको 576 × 3 कर देते हैं। 3 6 18, 1 हासिल, 3 7 21 और 1 22, 2 हासिल, 3 5 15, 2 17, तो ये हमारा 1728 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 1728/2 प्लस 24 × 5 करेंगे तो 5 और 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12/2 कोष्ठक बंद। इस तरीके से हमें यहाँ पर इनका योगफल प्राप्त होता है। हम यहाँ से इन्हें लघुत्तम लेके सरल कर लेते हैं तो इन दोनों का लघुत्तम 2 आ गया, तो ये हमारा हो गया 875 + 125
इनका भी लघुत्तम 2 आ जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1728 प्लस 120। इसको हम सरल करते हैं तो 5 और 5 10, 2 9 और 1 हासिल की 10, 9 और 1 हासिल की 10 और 2। तो ये तो हमारा हो गया 2000/2 माइनस, ऐसे हम इसको जोड़ते हैं। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 8 4 8 और 1/2। 2000/2 माइनस 1848/2। एक बार पुनः देख लें। 5 और 5 10 की 0, 7 और 2 9 और 1 10 की 0, 8 और 1 9 10 की 0, 1 और 1 2। ठीक है, इसको जोड़ें तो 8 2 और 2 4, 7 और 1 8 और 1 1848/2। यदि इन्हें काटना चाहें तो काट करके सरल कर सकते हैं, लघुत्तम लेकर के 2000 में से 1848 घटा सकते हैं। इनमें से आप किसी भी तरीके से इसे सरल कर सकते हैं। यदि हम इन्हें सरल करें तो अगला स्टेप में हमारा हो जाता है A25 बराबर, ये तो कट जाएगा हमारा 1000 बार। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 नाम 18, 2 दूनी 4 और 2 चौकू 8, 924 बार। 1000 में से 924 घटाएं तो हमारा 25वां पद ज्ञात हो जाता है। अगर 1000 में से 924 गए तो 76 बचे। तो इस एपी का 25वां जो पद होगा वो हमारा 76 होगा। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। पुनः एक बार देख लें। प्रश्न में दिया है एपी के n पद होता है योगफल 3n² प्लस 5n/2। हमें एपी के 25वां पद ज्ञात करना है। तो जब कभी भी यदि n पदों का योगफल दिया हो और कितनवा भी पद ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना होता है, जितने वा पद ज्ञात करना है उतने पदों तक के योगफल में से उससे एक कम पदों तक के योगफल को घटा दिया जाता है। जैसे 25वां पद ज्ञात करना है तो 25 पदों के योगफल में से 24 पदों तक योगफल घटा देंगे तो हमें इसका 25वां पद ज्ञात हो जाएगा। इसमें अपन ने n बराबर 25 रखा तो 25 पदों तक योगफल आ गया, n बराबर 24 रखा 24 पदों तक योगफल आ गया। इसमें से इसे हमने सरल किया, सरल करने पर 1000 माइनस 924 प्राप्त हुआ। 1000 में से 924 घटाया तो हमारे पास में 25वां पद 76 प्राप्त हो गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से इस प्रश्न को हल कर सके। अब देखिए इसके बाद इसका एक आखिरी प्रश्न और बचा है, फिर आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होगी। आखिरी प्रश्न हमारा 15वां जो दे रखा है वो किस तरीके से है। देखिए बेटा, एक पंक्ति में मकानों को क्रमागत रूप में संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक मान ऐसा है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उनके बाद आने वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न में हमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास ए पंक्ति में 1 से लेकर के 49 तक मकान है। तो यहाँ पर हम एक पंक्ति में 1 से 49 तक के मकान का निर्माण कर रहा हूँ मैं, जैसे एक कच्चा आलेख के आधार पर। ठीक है बेटा, इस तरीके से मैंने ये एक क्रमागत रूप में मकान बनाए एक पंक्ति में। ये हमारा पहला नंबर का कमरा है, मकान है। ये दूसरे नंबर का मकान है, ये तीसरे नंबर का मकान है। इस तरीके से ये मान लीजिए कि इस प्रकार हमारा यहाँ पर 49वां नंबर का मकान है। इससे पहले ये 48वां मकान है। क्या हुआ? यह लास्ट क्वेश्चन है यार, प्रश्नावली खत्म हो जाएगी तो मैं मतलब हम टाइम लगे ऊपर या कंप्लीट कर दूँ, जिससे कहा पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी आज यहाँ। हाँ बेटा, यहाँ पर 1 2 3 इधर डॉट डॉट डॉट, लास्ट में मैंने 48 और 49वां मकान बना दिया। बीच में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास मान लो यहाँ पर एक x मकान है, इसके बाद में हमारा एक x प्लस 1 नंबर का मकान है और इससे पहले का x माइनस 1 मकान है।
ठीक है, ये हमें प्रश्न में बात दी गई है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले 1 से और 49 तक मकान का टोटल कितना आता है, उसके पश्चात ये तो हो जाएगा हमारा 1 से 50 तक योग, 1 से 49 तक योग। एक हमारा ये कह रहा है कि x जो का मान ज्ञात करने के लिए x नंबर का जो मकान है इससे के बाद आने वाले मकानों का योग, तो ये हमारा x प्लस 1 से 49 तक योग चाहिए। एक हम प्रथम मकान से और x नंबर का जो मकान है यहाँ तक का योग, तो ये हमारा 1 से s तक योग। तो मैंने यहाँ पर एक कच्चा आलेख में ये अंकित किया है। अब हमें x प्लस 1 से 49 तक योग निकालने के लिए किस तरीके से निकालना होगा, ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। तो प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि x के बाद से और अंतिम मकान 49 तक का जो योगफल है वो प्रथम 1 से और s तक के मकानों के योगफल के बराबर है। तो जब कभी भी यदि हमें, जैसे साधारणतः मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ जिससे हमें सवाल समझ में आ जाए, यदि आपसे कह दे 1 से 50 तक कोई संख्याओं का योगफल, तो यदि आपको 1 से 50 तक योगफल निकालना है तब तो हमने सूत्र पढ़ा है कि n प्राप्त संख्याओं का योगफल निकालने का सूत्र होता है n कोष्टक n प्लस 1/2। इसमें आप क्या करेंगे कि n बराबर 50 अंतिम पद है तो 50 कोष्टक 50 प्लस 1/2, यहाँ से 25 वर्ग कर जाएगा, 25 गुणा 51 कर लेंगे, तो यहाँ से हमें 1 से 50 तक के मकानों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। यदि आपसे 1 से 50 तक नहीं निकलवा के आपसे कह दे कि 20 से 50 तक योगफल ज्ञात कीजिए, अब 20 से 50 तक योगफल ज्ञात करवाता है तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आप पहले 1 से 50 तक निकालोगे, 1 से 50 तक योगफल में से आपको 1 से 20 तक जितनी संख्या आपको यहाँ पे लिखी है, जैसे मान लो 20 की जगह मैं 21 लिख दूं, तो यहाँ से 1 से 20 तक का योगफल घटाना होगा। यदि आप 1 से 20 तक का योगफल इसमें से घटा देंगे तो 21 से और 50 तक की संख्याओं का योगफल हमें प्राप्त हो जाता है। तो आपको 21 से 50 तक योगफल ज्ञात करने के लिए आपको 1 से 50 तक योगफल में से 1 से 20 तक का योगफल घटा दिया जाए तो हमें 21 से 50 तक का योगफल ज्ञात हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर है, ये पहले कह रहा है कि 1 से और 49 तक मकान है, हमें ये कह रहा है कि x के बाद आने वाले मकानों का योगफल प्रथम 1 से s तक जो संख्या है वह तक के योगफल के समान है। तो हमें इसी प्रकार का नियम लगा करके हल करना होगा, जैसे मैं नीचे हल करके बता रहा हूं आपको। मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रश्नानुसार 1 से x तक योग फल बराबर x प्लस 1 से 49 तक योग। ठीक है, तो x से आगे आने वाले मकानों के संख्याओं का योगफल 1 से x तक के योगफल के समान दिया है। तो यदि हमको 1 से x तक का संख्याओं का योगफल दिया हुआ है तो इसका योगफल हम इस प्रकार से हमने योगफल निकालने का सूत्र हम यहाँ पर लगा सकेंगे, Sn बराबर n कोष्टक n प्लस 1/2। एक प्राकृत संख्याओं का योगफल, n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने का सूत्र Sn बराबर n कोष्टक n प्लस 1/2। इस वाले सूत्र के आधार पर अपन इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान रखें। ऐसा प्रश्न मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी
जब 1 से 1000 तक की संख्याओं के बारे में आया था तो उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि ये हमें इसको तीन तरीके के थे, उनमें से एक ये तरीका भी आपको समझाया गया था। तो यदि n प्राप्त संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो Sn बराबर n कोष्ठक n+1/2 इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ 1 से h तक का योगफल निकालने के लिए n के स्थान पे मैंने x लिखा, x+1 और बटे 2 बराबर। अब हमें x+1 से 49 तक का योगफल निकालने के लिए हमें पहले 1 से और x तक का योगफल निकालना होगा। यहाँ तक के योगफल में से आपको जब 1 से और यहाँ तक के पूरे में से इसको घटाओगे तब हमें प्राप्त होगा। तो पहले हम लिखेंगे 49 कोष्ठक 49+1/2 माइनस, यहाँ पर आपको लिखना होगा x-1 इंटू x-1+1/2, क्योंकि जब x मकान तक की बात करता है तो आपको इससे पहले वाले मकान की संख्या तक लेनी होगी। तो आपको x से पहले यहाँ तक की संख्या घटाएंगे तब हमको इसके बाद आने वाली संख्याओं का योगफल हमें प्राप्त हो सकेगा। ठीक है बेटा, तो आप इसको लिख सकेंगे। अब इसको इससे गुणा किया x² + x/2 बराबर, इसको हम लिखेंगे तो 49 गुणा 50/2 माइनस, इसको हम लिख सकेंगे x-1 इंटू 1 से 1 कट जाएगा तो x और बटे में 2। इस तरीके से हमारी ये संख्या प्राप्त हो सकेगी। अब इसे हम सरल करेंगे तो x² + x/2 बराबर, इसको हम गुणा करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0, 5 राम 45 और 5 चौ 20, 20 और 4 24, 2450/2 माइनस, इसको गुणा करोगे तो ये आपकी संख्या x² और माइनस माइनस प्लस का x और बटे में 2, या आप इस यहाँ पर अभी फिलहाल इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस का x, क्योंकि फिलहाल अपने ये यहाँ पर चिन्ह बीच में लगाया है तो आप इस तरीके से लिख देंगे। अब इसे आप सरल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x² + x/2 बराबर, इनका लघुत्तम आ गया 2, तो ये हमारा हो गया 2450 माइनस x² + x। ठीक है बेटा, इस तरीके से अपन को ये, अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, तो यहाँ हमारे पास बचा x² + x बराबर 2450 माइनस x² + x। तो देखिए इस x से ये x भी कट जाएगा तो यहाँ पर इस x को इधर लेके आ जाते हैं, x² + x² बराबर 2450, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x² बराबर 2450। यहाँ से x² का मान निकाला है तो x² बराबर हो जाएगा 2 का भाग देने पर 1225, तो x² बराबर हमें 1225 प्राप्त हो गया। दोनों पक्षों का कर देते हैं वर्गमूल। जैसे आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो आपका x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 1225। अब बेटा ये देखना है कि 1225 का यदि हम वर्गमूल करते हैं तो 1225 का वर्गमूल हमें क्या प्राप्त होता है। 1225 के यदि हम टुकड़े करते हैं तो हमें x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में प्राप्त होगा 35 गुणा 35। इसका जोड़ा बन के x बराबर हो गया प्लस माइनस 35। अब एक बात ध्यान दीजिए कि हमारा x बराबर प्लस माइनस में 35 है। हम ये जानते हैं कि कभी भी किसी भी संख्या ज्ञात करनी हो तो संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ऋणात्मक संख्या मान हो जाएगी तो x बराबर आ जाएगा हमारा केवल प्लस का 35। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से और 49 तक जो हमें मकान दिए गए हैं उनमें हमारा जो मध्य वाला मकान है वो 35वें नंबर का है, तो x का मान 35 होगा। तो 35वें नंबर का जो मकान है उससे पहले वाले मकानों का योग और उसके बाद आने वाले मकानों का योग समान होगा, तो वो हमारा मकान नंबर 35वां है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमें इस तरीके से हल करना था।
पुनः एक बार देख लें, मैंने जैसे ये मकानों के क्रम संख्या क्रम इस प्रकार लिख दी, 1 से लेकर के 49 तक मकान है। x जो ऐसा मकान है, इससे पहले वाले मकानों का योग x के बाद आने वाले मकानों के योगफल के बराबर दिया है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि ये कितनवें नंबर का मकान है। ये कहा जा रहा है कि ये कितनवें नंबर का मकान है जिससे पहले वाले मकानों का योग उसके बाद आने वाले मकानों के योग के बराबर है। तो ये चीज़ याद करने के लिए अपन ने यहाँ पर इस प्रकार एक कच्चा आलेख बनाया। 1 से x तक का योगफल इधर x प्लस 1 से 49 तक के योगफल के बराबर है। तो 1 से x तक का योगफल अपन ने x y अंतिम पद हमारा ये हो गया, तो इसका अंतिम पद इसमें लिख दिया। इधर हम देखते हैं तो x प्लस 1 से 49 तक का योगफल निकालने के लिए पहले 1 से 49 तक का योगफल निकाला। 1 से 49 तक के योगफल में से x से आगे आने वाले मकानों का योगफल घटा दिया, तो हमको x प्लस 1 से और 49 तक के मकानों का योगफल प्राप्त हो सकेगा। उसके बाद हमने मान रखा, सरल किया, तो हमें x का मान 35 प्राप्त हुआ। तो यह 35वां नंबर का ऐसा मकान है जो 1 से 34 तक के मकानों का योगफल 36 से लेकर के और 49 तक के मकानों के योगफल के बराबर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आज के वीडियो में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमारी 5वीं प्रश्नावली इस वीडियो के साथ कंप्लीट होती है। आज हमारी 5.1, 5.2, 5.3 और विविध के सभी प्रश्न समाप्त हुए। आप इन पूरे वीडियो को अवश्य देखें, अपनी प्रश्नावलियों का अच्छी तरह से रिवीजन करें, अच्छी तरह से समझें। यदि आपको ये वीडियो सभी अच्छे लगे तो आप शेयर, लाइक और कमेंट्स